जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10वीं NCERT से मैथ्स पार्ट 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं का इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को आज सॉल्व करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में ही मैंने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी को करते हैं प्रश्नावली 1.2 को शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हम इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 140 का गुणनखंड करेंगे तो 7 से तो हमें 20 प्राप्त होगा, और 5 से हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। और 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आ जाता है, तो 4 का गुणनखंड 2 से करेंगे तो 2 होगा, और 2 से 2 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। यानी हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर 7, 5, 2 और 2। तो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में लिखना क्या है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। यानी जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या की ओर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 2, और उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 7। तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 जो है 2 बार है, यानी हम लिख सकते हैं 2 का घात 2, और 5 और 7 को हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि वो एक एक बार ही हैं। लेकिन 2 यहाँ पर 2 बार है, इसलिए हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 156। जब हम 156 का करेंगे प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, तो 13 से करेंगे 156 का तो हो जाएगा 12 बार में आ जाएगा आपका। और 3 से जब करेंगे 12 का गुणनखंड तो आ जाएगा 4, और 4 का कीजिएगा 2 से गुणनखंड तो 2 हमें प्राप्त हो जाएगा, और 2 से 2 का गुणनखंड कीजिएगा तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या क्या प्राप्त हो जाती है, 13, 3, 2 और 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, यहाँ पर भी 2 2 बार है, यानी 2 का घात क्या होगा 2, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। 2 2 बार है इसलिए हम यहाँ पर लिख दें 2 का स्क्वायर, और 3 और 13 अकेला अकेला है इसलिए हम लिख दें 3 गुना 13। हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन 3825 यानी 3825। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 से जब इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें 225 प्राप्त होगा, और 5 से जब 225 का गुणनखंड करेंगे तो 45 प्राप्त होगा, और 5 से 45 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, और 3 से 9 का गुणनखंड करेंगे यानी 9 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 3 बार में, तो हमें 3 प्राप्त होता है। फिर 3 से 3 को गुणनखंड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। यानी हमें क्या क्या प्राप्त हो जाती है, 17, 5, 5, 3 और 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 बार है इसलिए हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, और 5 भी 2 बार है तो इसलिए हो जाएगा 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर गुना 17। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5005। तो हमें 5005 का पहले प्राइम फैक्टर करना है अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 को आप गुणनखंड 13 से कीजिएगा तो हमें 385 प्राप्त होता है, और 11 से 385 का कीजिएगा तो हमें 35 प्राप्त होता है, और 7 से 35 का गुणनखंड कीजिएगा तो हमें 5 प्राप्त होता है। यानी 35 देखिए 7 के पार में 5 बार में है, और 5 से 5 का गुणनखंड कीजिएगा तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख देंगे, यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा। ये जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ भी यही लिखे हैं, यहाँ भी वही लिखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या 2 बार नहीं है या फिर 3 बार भी नहीं है जो हम पावर 3 या फिर पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन
7429। हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पहले 323, 23 से जब इसका गुणनखंड करेंगे 7429 का तो हमें 323 प्राप्त होता है, और 29 से 323 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 17 प्राप्त होता है, और 17 से 17 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। यानी हमें 23, 19 और 17 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड भी यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, यानी हम इसमें भी कोई घात नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। यहाँ पर हमने लिख दिया है अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 17 गुना 19 गुना 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यानी हमें एलसीएम और एचसीएफ, हमें दो संख्याएं दी गई हैं, हमें पहले उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। हमें जांच कैसे करना है, हमें कोई भी दो संख्या दी रहेगी उसका गुना बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है, ऐसे ही हमें जांच करना है। चलिए देखते हैं। पहला है 26 और 91। तो पहले हम 26 और 91 जो है इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हमने 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले से कर रखा है। देखिए 26 को हम जब ने 2 से गुणनखंड किया तो 13 आया, और 13 को जब 13 से गुणनखंड किया तो 1 आया। तो यहाँ पर 2 गुना 13 हमें प्राप्त होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 गुना 13। और हमने उसके बाद 91 का किया तो 91 का हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 से पहले गुणनखंड किए तो हमें 13 प्राप्त हुआ, और 13 से हमने किया 13 को तो 1 प्राप्त हो गया। तो हमारे यहाँ पर हो जाता है 7 गुना 13, जो कि हमने यहाँ पर भी लिख रखा है। अब यहाँ पर हमें 60 गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 60 गुणनखंड। 60 गुणनखंड का मतलब होता है यानी दोनों संख्या, यहाँ पर दो संख्याएं दी गई है, या हो सकता था एक ऊपर 16 रहता है, फिर कोई संख्या 3 संख्याएं हो जाती, तो हमें यहाँ पर लेकिन अभी दो संख्याएं दी गई हैं। दो संख्याएं दी गई है तो हम यहाँ पर दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों संख्याओं में है, या फिर 3 संख्याएं रहती और ऊपर रहते तो उसमें भी मिलाते, क्या उसमें 13 है, अगर उसमें भी 13 होता तब हम 13 को 60 गुणनखंड ले सकते हैं। मतलब पहले दो संख्याओं का देख लीजिए, यानी देखिए 2 यहाँ पर है तो इसमें 2 नहीं है, 91 में 2 नहीं है, और इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, लेकिन इसमें 13 है तो इसमें भी 13 है, यानी 13 दोनों में है। 13 यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, यानी 13 दोनों में है, तो हम 13 को 60 गुणनखंड बराबर 13 हो जाएगा, यानी जो दोनों में आए। जो 60 गुणनखंड होगा वही हमारा एचसीएफ भी हो जाता है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। उसके बाद हमें निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है। यहाँ पर एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा गुणनखंड आया था अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 7, तो 2 गुना 7 लिख देंगे, और यहाँ पर जो दोनों मिलके एक ठो निकला यहाँ पर है एचसीएफ में, वही यहाँ मतलब है यहाँ दोनों मिलकर एक 13 बन जाएगा, यानी जो दोनों में मिल जाए वो मिलकर एक का निर्माण करती है, तो 2 13 मिलकर एक के निर्माण करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 गुना 13, ये अलग अलग इसलिए अलग अलग लिख लिए, 2 गुना 7 और 13 को यहाँ लिखिए अलग में, दोनों मिलकर जो एक बना है। तो हमें गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, 182। अब हमें जांच करना है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमारा पहला संख्या क्या था, नंबर 1 संख्या और नंबर 2। तो नंबर 1 था हमारा 26 और नंबर 2 था 91। दोनों को आपस में गुना करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो हमें 2366 प्राप्त होता है, और एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो हमें 13 है एलसीएम, 13 है एचसीएफ और 182 है एलसीएम। यहाँ पर हमने दोस्तों उल्टा लिख दिया, एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। जब इसे गुना करेंगे तो ये भी हमें 2366 ही प्राप्त होता है, यानी दोनों यहाँ पर जो बोला गया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है, तो हाँ है, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी ये दोनों बराबर आपस में
हैं। तो यहाँ पर सिद्ध भी हो गया कि ये क्वेश्चन का आंसर हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 2 नंबर। यह है 510 और 92। तो हम उसी प्रकार फिर करेंगे 510 का कर लेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 510 का हमने एलसीएम निकाल के रखा है, यानी क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल के रखा है। तो हम जब 510 से 2 से 510 का गुणनखंड करते हैं तो हमें 255 प्राप्त होता है, और 255 में 3 का गुणनखंड करते हैं तो हमें 85 प्राप्त होता है, और 5 से 85 का गुणनखंड करते हैं तो हमें 17 प्राप्त होता है, और 17 से 17 का गुणनखंड करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। और यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं 2, 3, 5 और 17। वही हमने लिखा है यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद है 92। तो हमने 92 का भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पहले से ही कर रखा है। 92 से जब 2 से जब 92 का गुणनखंड करते हैं तो हमें 46 प्राप्त होता है, और जब 2 से 46 का गुणनखंड करते हैं तो हमें 23 प्राप्त होता है। यहाँ पर भी होता 23 से जब हम 23 का गुणनखंड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो हमें क्या क्या प्राप्त हो जाते हैं 2 गुना 2 गुना 23। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है 2 गुना 2 गुना 23। तो यहाँ पर हमारा सार गुणनखंड क्या हो जाता है, सार गुणनखंड यानी जो दोनों में है, तो सार गुणनखंड यहाँ पर हमारा 2 हो जाता है। देखिए 1 थो 2 इसमें है और 1 थो 2 इसमें है, यानी 2 हमारा सार गुणनखंड हो जाएगा। उसके अलावा देखिए कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पर 2 है तो इसमें फिर एक और 2 नहीं है, इसमें 23 है तो इसमें 23 नहीं है, सिर्फ यही दोनों संख्या है जो कि आपस में मिल रहा है। तो हमारा सार गुणनखंड क्या हो जाएगा 2। तो हमारा HCF भी क्या हो जाएगा, HCF वही होता है जो हमारा सार गुणनखंड होता है, तो HCF भी हो जाएगा 2। तब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है गुना, या जितनी संख्या है सभी को गुना करना पड़ता है। यहाँ पर जो है 2, ये 2 मिलकर क्या बन गया है 1 ठो 2 बन गया है, ये और ये 2 मिलकर 1 ठो 2 बन गया है। तो यहाँ पर हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, दोनों 2 मिलाकर 1 2 बन गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, यानी ये दोनों मिलकर 2 बन गया। बाकी बात सभी को गुना कर देंगे और ये दोनों 2 में से सिर्फ एक ही 2 को गुना करेंगे। हमें क्या प्राप्त होता है 23,460। तो अब हमें जांच करना है, तो 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो नंबर 1 गुना नंबर 2 को गुना करना है। तो हमारा नंबर 1 क्या है 510 है, यहाँ पर हमारा नंबर 1 क्या है 510 है, और नंबर 2 92 है। तो वही यहाँ पर हम करेंगे नंबर 1 510 गुना 92, हमें क्या प्राप्त होता है 46,920 हमें प्राप्त होता है। और एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो हमारा एलसीएम है 23,460 और एचसीएफ है 2। एलसीएम और एचसीएफ को जब गुना करेंगे तो भी हमें प्राप्त होता है 46,920। तो यहाँ पर दोनों जब हमें बराबर प्राप्त हो जाए, दो संख्या का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो हमारा जांच सक्सेस है, यानी आंसर भी हमारा क्या है सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 336 और 54। 336 और 54 इसमें भी हमें बारी बारी से दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले देखते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, जब 336 का गुणनखंड करेंगे 2 से तो हमारा 168 प्राप्त होता है, और 168 का गुणनखंड करेंगे 2 से तो हमें 84 प्राप्त होता है, और जब 84 का 2 से गुणनखंड करेंगे तो हमें 42 प्राप्त होता है, और 42 का भी 2 से गुणनखंड करेंगे तो हमें 21, और 21 को हम 2 से तो इसका गुणनखंड नहीं होगा 3 से होगा, तो 3 से 21 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होता है, और 7 से 7 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर कितनी सारी संख्या प्राप्त हो जाती है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। उसके बाद हम देखते हैं 54 को।
तो यहाँ पर 54 को जब हम 2 से गुणनखंड करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा, और 27 को 2 से तो गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए हम 3 से करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, और 9 को हम 3 से गुणनखंड करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, और 3 से 3 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त हो जाती हैं, 2, 3, 3 और 3, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो हमें सार्व गुणनखंड क्या हो जाता है, 2 और 3। देखिए यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर ही 1 2 है, यानी ये हो गया 2 दोनों मिला के एक सार्व गुणनखंड हो गया, और 3 भी देखिए एक ठो इसमें है और एक ठो इसमें है, यानी ये दोनों ये 3 मिल के हो गया सार्व गुणनखंड। और बाकी बात देखिए इसमें 2 ठो 3 है, इसमें नहीं है 3 और 7 भी नहीं है, यानी इसमें अब कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है। हमारा सार्व गुणनखंड हो जाएगा 2 और 3, यानी ये दोनों संख्याएं मिलकर एक 3 बन गया और ये दोनों 2 मिलकर एक 2 बन गया। तो हमारा सार्व गुणनखंड 6 हो जाएगा, यानी सार्व गुणनखंड 2 गुना 3 हुआ, तो दोनों गुना करेंगे तो हमें एलसीएम 6 प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम हम देखते हैं, एलसीएम में ये दोनों जो हमें 2 मिलकर 1 2 बना था, ये दोनों 2 मिलकर 1 2 और ये दोनों 3 मिलकर 1 3 बना है। उसके अलावा सभी को गुना कर देंगे और इसे एक ठो ही गुना करेंगे, तो इसमें से 1 2 को निकाल लेंगे तो 2, और यहाँ पर है 2 गुना 2 3 ठो और 2 है, तो 1 2 और 3 ठो 2 और हमने लिख लिया है, और 3 ठो 2 ठो और 3 है बाहर में, तो हम उसे भी लिखेंगे 2 ठो 3, और इन दोनों में से हम 1 3 को बाहर निकालेंगे तो हमें हो जाता है 1 3 गुना 7, तो बराबर क्या हो जाता है 3024 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमें जांच करना है, हमारी दोनों संख्याएं क्या है, पहली है 336 और दूसरी है 54, तो हमारा n1 दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो नंबर 1 गुना नंबर 2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो नंबर 1 है 336 और नंबर 2 है 54, दोनों को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18,144, और 6 गुना एचसीएफ करेंगे, यानी एलसीएम है 6 और गुना एचसीएफ है 324, नहीं दोस्तों एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6, तो इसे गुना करेंगे तो हमें वही संख्या मिल जाएगा 18,144। जब दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाए, दोनों संख्या गुणनफल और एलसीएम गुना एचसीएफ, तो हमारा यहाँ पर जांच भी सही है और हमारा आंसर भी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमारा पहला है 12, 15 और 21। दोस्तों आप तो ये समझ ही गए होंगे हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम शॉर्टकट में चलते हैं वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुना 3, और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुना 3। दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड खुद कर लीजिएगा, हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए हम यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर करके रखे हैं। तो इसमें सार्व गुणनखंड क्या हो जाता है 3, देखिए 3 ही जो है जो कि तीनों में है, 3 यहाँ भी है, 21 में भी, 15 में भी और 12 में भी 3 है, बाकी बाद संख्याएं तीनों में नहीं मिलती हैं, तो हमारा सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा 3, और जो सार्व गुणनखंड होगा वही हमारा एचसीएफ भी होगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जितनी संख्याएं हैं सभी को गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3, ये तीनों 3 मिलकर एक 3 का निर्माण करता है, यानी 2 3 यहाँ से लुप्त हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या बचता है 1 ठो 3, और 1 2 ठो को हम नहीं लिखेंगे। ओके दोस्तों, यानी तीनों 3 मिलकर एक 3 बना, तो हम अब क्या गुना करेंगे 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो यहाँ पर हमने किया है 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है 420 प्राप्त हो जाता है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन, तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए ही सिर्फ कहा गया था, तो हमारा एचसीएफ हो जाता है 3 और एलसीएम 420। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन 17, 23 और 29, तो हम पहले 17 का करेंगे प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड, तो 1 गुना 17 प्राप्त होगा,
23 का करेंगे तो 1 गुना 23 प्राप्त होगा, 29 का करेंगे तो 1 गुना 29 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर जो है आपको सभी का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें क्या आ रहा है, सार गुणनखंड कॉमन, यानी तीनों में जो आ रहा है 1, तो हमारा सार गुणनखंड 1 हो जाएगा और वही HCF भी हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या आ जाता है 1। तो ये तीनों एक मिलकर 1 का निर्माण करता है। तो हम क्या करेंगे गुना में, 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1। तो 1 से गुना करने पर हमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 से गुना नहीं किया है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 11,339 हमें LCM प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड, 8, 9 और 25। तो यहाँ पर 8 का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। और 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 गुना 3 यानी 9। 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 गुना 5। यहाँ एक का छोड़कर अन्य कोई सार गुणनखंड नहीं है, यानी यहाँ पर जो है कोई भी संख्या तीनों में नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर गुना 1 सभी में कर देंगे तो किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये भी 3 गुना 3 9 था तो गुना 1 करेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा। ये भी 8 था, 8 गुना 1 करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। और ये 25 था, 25 गुना 1 करेंगे 25 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें अपने मन से यहाँ पर 1 लगा दिया ताकि हमें सार गुणनखंड प्राप्त हो जाए। तो हमें यहाँ पर सार गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, 1 हमें सार गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा। तो सार गुणनखंड 1 प्राप्त होता है, हमारा HCF क्या होगा, 1 होगा। तो LCM निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5। यहाँ पर हमने किया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम करेंगे 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा। और 5 गुना 5 करेंगे 25 हो जाएगा। जब हम इन सब को गुना करेंगे तो हमें 1800 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा LCM आता है 1800 और HCF 1। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर HCF दिया हुआ है 306 और 697 का HCF दिया हुआ है। HCF 306 697 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 697 ज्ञात कीजिए। तो हमें LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और HCF दिया हुआ है। हमारा संख्या क्या है, 306 और 697, जिसमें HCF 9 है और LCM हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए LCM गुना HCF यानी जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है, जांच करने का फॉर्मूला होता है नंबर 1 गुना नंबर 2 बराबर LCM गुना HCF। यानी LCM गुना HCF बराबर हो जाएगा हमारा जो दोनों संख्या था। तो हमारा दोनों संख्या क्या है, पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लेते हैं। LCM गुना HCF बराबर नंबर 1 गुना नंबर 2। तो हम LCM निकाल लेंगे, इसलिए LCM बराबर क्या कर देंगे, N1 गुना N2 यानी नंबर 1 गुना नंबर 2 तो है ही, और ये गुना में जो HCF था उसे हम भाग में कर देंगे HCF। तो अब यहाँ पर हम सभी का मान बैठा देंगे। नंबर 1 क्या था 306, तो यहाँ पर 306 लिखेंगे। और नंबर 2 क्या था 697, तो यहाँ पर 697 लिखेंगे। और HCF क्या है हमारा 9 है दिया हुआ, तो HCF 9 लिखेंगे। और इन सबों को जब हम हल करेंगे तो हमें 22,338 प्राप्त होगा। जब हम 306 गुना 697 को करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2,10,042, 2,01,042 हमें प्राप्त होगा। और जब इसमें हम 9 से भाग करेंगे तो हमें 22,338 प्राप्त होगा, जो कि हमारा LCM होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमें जांच करना है किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 3। 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 3 और पावर यहाँ पर n है, घात n, तो यहाँ पर भी होल में n कर देंगे, होल पावर n।
जब जब कोई जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, यहाँ पर कहा गया है शून्य पर समाप्त हो सकती है, जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है। यानी शून्य पर जो संख्या समाप्त होगी वो किस रूप के होते हैं, 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है, जो कि यहाँ पर 6n किसके रूप का है, 2 गुना 3 पर पावर n, जबकि होना किस रूप में चाहिए, 2 गुना 5 पर पावर n। इसलिए यह 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि किस रूप में होता तो 6n शून्य पर समाप्त हो जाती, 2 गुना 5n के रूप का होता तो, लेकिन यह है 2 गुना 3n के रूप का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। चलिए देखते हैं इसका हल। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है हमें दो संख्याएं दी गई है, ये संख्याएं भाज्य है, अगर भाज्य है तो क्यों है हमें दर्शाना है। तो चलिए समझते हैं। माना a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यानी इसे हम a मान लेते हैं और ये वाली संख्या को हम b मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें हम 13 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, 13 को हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 7 गुना 11 वैसा का वैसा आ जाएगा और 13 के पारे में 13 एक बार में है तो प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 गुना 7 कीजिएगा तो आपका जाता है 77, 77 में एक ऐड कीजिएगा तो आता है 78, 78 गुना 13 कीजिएगा तो उसके बाद आपका क्या आ जाता है 78 गुना 13 गुना 78। तो आपको यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं करना है, 13 गुना 78 को आपको सॉल्व नहीं करना है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 7 11 13 प्लस 13 का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड जो होता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। देखते हैं बी यानी ये वाले पार्ट को। यहाँ पर मानते हैं b बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, माना b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। हमने यहाँ से क्वेश्चन में ही यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है यहाँ पर दिया हुआ है b बराबर, इसे ही हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमारा b बराबर हो जाता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो अब इसमें से हम 5 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक 5 को हम ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं। तो 5 हमारा क्या आ जाता है, कॉमन उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम फिर उसी तरह उतार देंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 है, यहाँ पर करेंगे 7 गुना 6 गुना 4, क्योंकि 5 तो हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 5 के पहाड़ में 5 कितने बार में, एक बार में, इसलिए हो जाएगा प्लस 1। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1008 और उसमें 1 ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1009। तो 1005 गुना 1009 आपका आ जाता है। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, यानी इसमें एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड भी है, इसलिए ये संख्याएं क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पट है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को इस मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान
से एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी सोनिया 18 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगा लेती है, जबकि रवि उसी पथ पर एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। तो उस स्थान से एक ही स्थान और एक ही दिशा में एक साथ चलना दोनों प्रारंभ करते हैं, तो पुनः किस प्रारंभिक स्थान पर वे दोनों मिलेंगे, हमें निकालना है यही। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, करते हैं हल। एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगता है, यानी एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है, यानी 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में लगाता है। तो वे दोनों एक ही स्थान पर चलना शुरू किए हैं, तो वे दोनों एक ही स्थान पर, एलसीएम क्या हो जाएगा 18 और 12, एलसीएम यानी 18 और 12, यानी सोनिया का 18 है और रवि का क्या है 12, तो 18-12 का एलसीएम हो जाएगा। वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम 18-12 मिनट के बाद मिलेंगे, यानी इतने मिनट के बाद मिलेंगे, कितने मिनट के बाद, एलसीएम 18 और 12। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 18 और 12 का प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है दोस्तों, 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका प्राप्त होगा 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हुआ है प्राप्त 2 गुना 3 गुना 3 और इसमें हुआ है 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पर HCF हमारा क्या हो जाएगा 6। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, यानी 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो हमारा सार गुणनखंड क्या हो जाता है 2 और 3। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा 6। अब LCM के लिए हम क्या करेंगे, हमारा LCM का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर हमने कुछ देर पहले ही किया है। LCM का फॉर्मूला होता है N1 यानी नंबर 1 गुना नंबर 2 बटा HCF, यानी संख्या 1 गुना संख्या 2 बटा HCF होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, LCM बराबर नंबर 1 क्या है 18 और संख्या 1 18, संख्या 2 12 बटा LCM HCF क्या है 6। तो 18 गुना 12 कीजिएगा और भाग उसमें 6 से कीजिएगा तो आपको 36 प्राप्त हो जाएगा, यानी आपका LCM हो जाता है 36। और यही हो जाएगा 36 मिनट बाद वे दोनों एक साथ मिलेंगे, यानी चक्कर लगाते हुए वे दोनों 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.2 होता है समाप्त। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।